हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जुडिशरी एंड राइट्स वाले टॉपिक को। ठीक है, देखो इससे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया द आइडिया ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म, है ना, जिसमें पीआईएल को हमने समझा और ये समझा कि कितने ब्रॉड लेवल पर जो हमारी जुडिशरी है वो काम कर रही है एंड इंश्योर कर रही है कि जस्टिस भारत में रहने वाले हर सिटीजन को मिले। ठीक है, ये मोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने पिछली बार वाले जो टॉपिक है उसमें अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि जुडिशरी किस तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उठाती है, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए जुडिशरी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो हम दो तरीकों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। We have already seen that the judiciary is entrusted with the task of protecting the rights of the individual। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जुडिशरी का जो दो मेजर रोल है, सबसे पहला मेजर रोल है कि लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करे। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट रोल होते हैं किसके? जुडिशरी के। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द टू वेज इन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स। अगर सपोज किसी का राइट्स का वायलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन कर सकता है? यहाँ पर ऐसे दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामस एक्सेट्रा, विच इज अंडर आर्टिकल 32। ये चीज़ हमने डिस्कस करी है। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है ना। जब हम अपने राइट्स चैप्टर में पढ़ रहे थे तो हमने आर्टिकल 32 को भी अंडरस्टैंड करा। तो उसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि जब भी किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या फिर हम हाई कोर्ट चले जाएं। तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट्स इशू करेंगे ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो सके? रिस्टोर हो सके। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 32 हम कहाँ जा सकते हैं? अंडर आर्टिकल 32 वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और वहीं जब हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के पास जाते हैं एंड हाई कोर्ट से कहते हैं कि वो इशू करे रिट्स को एंड हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करे, तो वो कौन से आर्टिकल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? दैट इज समथिंग दैट इज डिनोटेड बाय आर्टिकल 226। ठीक है, सो अगर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सो वी कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, and if we want to go to the high court we can directly go to the high court under article 226 to restore our fundamental rights in case they are violated by the government। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो चीज़ हमने समझी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल विच कैन बी डन अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, एक और आर्टिकल है जो हमें याद रखना है, वो होता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा लॉ जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कानून है, ठीक है, तो चाहे लेजिस्लेचर कोई एक्शन ले या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले, अगर किस इन दोनों के एक्शन की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, सो एज पर आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस पर्टिकुलर एक्शन को, उस पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो दो तरीके हो गए हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन के, या तो हम सीधा अंडर आर्टिकल 32 या 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स को रिस्टोर करो एंड रिट्स इशू करो। या फिर दूसरा तरीका क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा कानून गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, किसी के भी द्वारा बनाया गया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया गया है जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, सो एज पर आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, और इसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो पावर दी गई है, इसी को कहा जाता है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू और क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो चलिए जुडिशियल रिव्यू को पढ़ेंगे एंड अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। Together, these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court as a protector of the fundamental rights of citizen on the one hand and interpreter of the Constitution on the other. The second of the two ways mentioned above involves judicial review. ठीक है, तो ये जो दोनों पावर हो गई सुप्रीम कोर्ट के पास, दो तरीके ये जो अभी हमने पढ़े, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहा है,
वहीं दूसरी तरफ इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भी काम करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन भी करता है। कैसे करता है? अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत कोई भी ऐसा कानून अगर गवर्नमेंट बनाती है जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है, हमारे राइट्स का वायलेशन अगर हो रहा है उस पर्टिकुलर कानून से, तो हमारे राइट्स क्या है? हमारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। तो अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, उसका वायलेशन हो रहा है, तो उसका मतलब वो कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहा है। तो उस कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13 अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, और जो कानून जब लग रहा है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो, हमने ऑलरेडी आर्टिकल 32 के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। पिछले वाले टॉपिक में जब हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को अंडरस्टैंड करा, तो उसमें हमने रिट जुरिस्डिक्शन को भी अंडरस्टैंड किया था, है ना। तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे? हम फोकस करेंगे सेकेंड पावर के बारे में, जो कि है आर्टिकल 13 के द्वारा दी गई जुडिशियल रिव्यू के पावर के बारे में। सो जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी of any law if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the constitution, then such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. तो ये पूरा का पूरा आइडिया क्या है? ये पूरी डेफिनेशन दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दोनों के पास पावर होगी रिव्यू करने की। क्या रिव्यू करने की? रिव्यू का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, कोई कानून संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं है, उस चीज़ को एग्जामिन करने की पावर होगी सुप्रीम कोर्ट के पास में भी और हाई कोर्ट के पास में भी। और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब एग्जामिन किया, जब रिव्यू किया उस पर्टिकुलर कानून को, और ये पता लगा कि ये कानून इनकंसिस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो फिर ऐसे प्रोविजन को, ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनएप्लीकेबल लॉ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कानून वहीं पर क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में जुडिशियल रिव्यू क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ ऑफ executive as well as legislature, and if they are found inconsistent with the provisions of the constitution, then these laws can be declared as unconstitutional। ठीक है, तो सिंपल सरल शब्दों में ये हुआ कि जो भी हमारे कानून बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सही है या नहीं है, उस चीज़ को जब हम चेक करते हैं, उस चीज़ को जब जुडिशरी चेक करती है, तो उसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशरी रिव्यू कर रही है, देख रही है कि ये चीज़ ठीक है कानून के मुताबिक या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वो पर्टिकुलर कानून वायलेट करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कानून लेकर आया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई पावर। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, that the term judicial review is nowhere mentioned in the constitution. However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against the fundamental rights implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review. ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना दिया हुआ है कि आर्टिकल 13 ये बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर कानून को रिव्यू कर सकता है। लेकिन जो शब्द है, एग्जैक्ट जो शब्द है जुडिशियल रिव्यू का, ये एग्जैक्ट वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या दे रहा है? आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट के पावर दे रहा है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर कानून को क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर कानून को स्ट्राइक डाउन यानी कि इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट तरीके से ना लिखा हुआ हो,
जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। एक्सप्लिसिट तरीके से कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू शब्द है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी इम्प्लिसिटली मतलब एक तरीके से आर्टिकल 13 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कोई भी ऐसा कानून जो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करेगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हमने देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के जरिए किया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हुआ क्या था कि एक आईटी एक्ट था, ठीक है, अभी भी है वैसे आईटी एक्ट का सेक्शन 66 था, ठीक है। ये सेक्शन 66 की वजह से हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा था, वो वायलेट हो रहा था, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या हो रहा था, वायलेट हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अच्छा ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो हमारा आर्टिकल 19(1) है उसको वायलेट कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इस पर्टिकुलर सेक्शन 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया एंड इसको यहाँ से फिर इस पर्टिकुलर एक्ट से हटा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। एंड जुडिशियल रिव्यू की क्योंकि पावर है, तो जुडिशियल रिव्यू में आर्टिकल 13 ये पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है कि कोई भी ऐसा कानून या उसका कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो देख लिया हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। अब दूसरा केस भी हमें देखना है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो फेडरल रिलेशन के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है, Supreme Court can use the review power if a law is inconsistent with the distribution of the powers laid down by the Constitution, ठीक है। तो जो रिव्यू की पावर है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो हुए सेंटर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हमारे पास 7th शेड्यूल है जिसमें हमारे पास 3 लिस्ट होती है, ये है एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और साथ ही साथ में एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इन तीनों में क्या दिया होते हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए होते हैं और बताया जाता है कि इसमें सेंटर बनाएगा कानून, इन सब्जेक्ट्स पर स्टेट बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पावर्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो जब भी इस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, ठीक है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाती है जो कि कुछ स्टेट्स के मुताबिक एक स्टेट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कानून है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स ये कह रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर कानून बनाया गया है, ये स्टेट लिस्ट का कानून है, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में स्टेट्स कहाँ जाएंगे, स्टेट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। और अगर सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है स्टेट्स के साथ में, तो फिर वो जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में हमने क्या समझा, इस सेंस में हमने ये समझा कि जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं कि ये सब्जेक्ट पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी, इसमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। और अगर केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जो स्टेट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जुडिशियल रिव्यू की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, वो 2 केसेस में यूज़ करी जा सकती है। पहला, अगर कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन है, अगर कोई भी ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो उसमें भी इस्तेमाल करी जाएगी। और साथ ही साथ में अगर कहीं पर भी जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को वायलेट करता है, तो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, ऐसे कानूनों को जो इन दोनों प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, या फिर फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जा सकता है अंडर द यूज ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया। तो 2 जगह पर हम जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। Together, the writ powers and the review power of the court makes the judiciary very powerful. तो रिट पावर भी है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास क्या है, रिट पावर है, रिट इशू करने की पावर है ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स रीस्टोर हो सके। और साथ ही साथ में आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो ये जो दोनों पावर मिल गई ना सुप्रीम कोर्ट को,
एंड हाई कोर्ट को रिट पावर मिल गई, रिव्यू पावर मिल गई। इसकी वजह से हमारी जुडिशरी क्या होगी, पावरफुल बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में हम क्या देखेंगे, मैनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर इनेबल्स द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो इन दोनों पावर्स की मदद से जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कर रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई भी हमारे यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट, तो अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश करती है और स्टेट गवर्नमेंट के कानूनों के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाती है, तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि संविधान कह रहा था कि हर किसी का सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर हो रहा तो जुडिशियल रिव्यू करी जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और कोई भी अगर ऐसा कानून होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरीके से एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोगों के राइट्स जो है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, उनका भी क्या किया जा रहा है, उनका भी प्रोटेक्शन किया जा रहा है। तो ये जो दोनों पावर देखी हमने, रिट पावर्स, रिव्यू पावर, इन दोनों की वजह से हमारी जुडिशरी काफ़ी इफेक्टिव तरीके से एक तरफ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रोटेक्शन कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों के राइट्स का भी प्रोटेक्शन कर रही है। The practice of entertaining PIL has further added the power of judiciary in protecting the rights of citizen। ये पिछली बार हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि जो PIL है, जब से PIL आया तो फिर उसके बाद ऐसे लोग जो पहले अपने आप जो जिनकी सुनवाई नहीं करी जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो आ ही नहीं पाते थे सुप्रीम कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो गया एंड अवेयरनेस के कॉन्स्टेंट हो गए। तो उस कंडीशन में उनको कुछ सेक्शंस रिप्रेजेंट करवाते हैं, एंड बैकवर्ड सेक्शन, चाहे वो बॉन्डेड लेबर हो, चाहे कोई विमेन सेक्शन हो, ठीक है, चाहे बच्चे हो, ऐसे ग्रुप्स जिनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा था पहले बिकॉज ऑफ PIL, अब उनके भी राइट्स का क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी क्या कर रहा है, बार बार जजमेंट्स देता है। तो ये PIL की वजह से भी हो पा रहा है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसमें क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर बॉक्स में बेसिकली PIL के बारे में ही बताया गया है कि जो प्रैक्टिस ऑफ PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सेप्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में PIL को एक्सेप्ट किया जा रहा है, खासतौर पर साउथ एशिया में एंड अफ्रीका में ये प्रैक्टिस क्या हो रही है, ये प्रैक्टिस की वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो पा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से जुडिशरी अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रही है, ठीक है। यहाँ पर फिर बात करी गई है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द बिल ऑफ राइट, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स क्या है, बिल ऑफ राइट्स का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे राइट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी क्या है, बिल ऑफ राइट्स। तो साउथ अफ्रीका के बिल ऑफ राइट्स में ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐड करी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, It is a fundamental right of citizens in South Africa to bring before the constitutional court cases of violation of other person's right, ठीक है। अब वहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो लोगों का अधिकार है, और वो भी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिकॉज PIL इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं लोग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने जा सकते हैं, एंड जिस भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का, कुछ ग्रुप्स का राइट्स वायलेशन हो रहा है तो फिर यहाँ पर क्या है, दे हैव अ फंडामेंटल राइट कि उनको कोई और रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें उनकी सुनवाई हो सकती है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो जजमेंट दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ PIL इन द एंटायर वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड और ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है दैट डू यू रिमेंबर इन द चैप्टर ऑन राइट्स वी मेंशन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने किसके बारे में बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी फोर्स्ड लेबर के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है दैट दिस राइट प्रोहिबिट्स द फोर्स्ड लेबर, ट्रेड इन द ह्यूमन फ्लैश एंड प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस जॉब। तो ये जो सारी ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ है, चाहे फोर्स्ड लेबर हो, चाइल्ड लेबर हो, ठीक है, ट्रेडिंग करना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना हो, है ना, स्लेवरी करवाना हो, ये सारी चीज़ें हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो क्या करता है,
प्रोहिबिट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे जो लोग हैं, जैसे फोर्स लेबर हो गया या बच्चों के साथ क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना, तो ऐसे लोग कैसे जुडिशरी के पास जा सकते हैं जब उनके राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है। तो कैसे जा सकते हैं, तो अभी हमने अंडरस्टैंड करा कि जब से PIL आया, जब से हमने ये ट्रेंड अडॉप्ट करा कि ज़रूरी नहीं जिसके साथ गलत हो रहा हो हमेशा वही आए कोर्ट में, ठीक है, उसके बिहाफ पर कोई और दूसरा व्यक्ति आकर के उनकी बात को, उनके इंटरेस्ट को रख सकता है। तो जब से PIL आया, जब से जुडिशली एक्टिविज्म और ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से काम करने लगी हमारी जुडिशरी, तो उसकी वजह से ये जो वायलेशन हो रहे हैं, जो फोर्स लेबर हो रहा है, जो बच्चों को काम करवाया जा रहा है हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में, जो ट्रैफिकिंग हो रही है, जो स्लेवरी प्रैक्टिस करी जा रही है, ऐसी चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस देखे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस देखे, जैसे कि ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट्स बाई पुलिस, पुलिस की जो एट्रोसिटीज़, जो जेल में बंद जो कैदी थे उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, फिजिकल टॉर्चर हो रहा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे केसेस आने लगे, ठीक है। इन सबको रिप्रेजेंट किया जाने लगा एडवोकेट्स के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस इन द स्टोन क्वेरीज, जहाँ से पत्थर निकलते हैं, ऐसी जो एक तरीके से खदान होती है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशन है उसके बारे में बताया जाने लगा कि यहाँ पर वर्कर्स काम करते रहते हैं और उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलती। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चों के साथ जो गलत हो रहा था उसके बारे में कहीं ना कहीं बताया गया। एंड ये सारे के सारे केसेस, जो ये सेक्शन खुद तो जा नहीं सकता था ना, ये ऐसे लोग थे जो खुद जस्टिस मांगने नहीं जा सकते थे, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाने लगा। एंड इन सब की वजह से जो पुअर और जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके लिए राइट्स का एक मीनिंग हुआ, ठीक है। मतलब एक्चुअली में उनके लिए राइट्स मीनिंगफुल कब बने, उनके लिए राइट्स मीनिंगफुल तभी बने जब PIL आया एंड जब जुडिशल एक्टिविज्म आया। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ PIL एंड जुडिशल एक्टिविज्म, कि आज़ादी के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया था कि किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, बट रियलिटी में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि फोर्स लेबर हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस किया जा रहा है, और इनका ये राइट वायलेशन होने के बावजूद भी इनको जस्टिस मिल ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब से PIL आया, जुडिशल एक्टिविज्म आया, तो ऐसे लोगों के लाइफ में भी राइट्स की एक मीनिंगफुल कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि हाँ, इनकी लाइफ में भी राइट्स कुछ मीनिंग रखते हैं, क्योंकि जब उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा था तो फिर PIL के जरिए उनका केस सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, हाई कोर्ट सुन रहा था, एंड उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट दिया गया एंड इनके राइट्स को क्या किया गया, रिस्टोर किया गया और प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। तो हमने बार बार क्या देखा, ये हमने देखा कि हर कंडीशन में बहुत सारी अलग अलग ऐसी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास, चाहे अंडर आर्टिकल 32 हम देखें या फिर अंडर आर्टिकल 13 देखें विच इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, या फिर PIL या जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात क्यों ना करें, ये सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हमारी जुडिशरी क्या कर रही है, हमारे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करती है, एंड साथ ही साथ में जब वायलेट हो जाते हैं तो रीस्टोर भी करती है। एंड इट इज़ इंश्योरिंग कि हर किसी की लाइफ में राइट्स मीनिंगफुल हो सके, केवल संविधान में लिखे हुए ना हो अधिकार, हर किसी के जीवन में वो अधिकार हो, ये इंश्योर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो पावर्स जुडिशरी को दी गई है उसके द्वारा, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।